आवाज़ द वॉइस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मंसूर उद्दीन फरीदी। मौसम सरमा की आमद है। ऐसे मौसम में मुल्क की राजधानी में दर्जे हरारत गिर जाता है, जिसकी तारीफ़ आम तौर पर दिल्ली की सर्दी के तौर पर की जाती है। लेकिन ये सियासी राजधानी ही नहीं बल्कि समाजी, सकाफ़ती और इल्मी मरकज़ भी है। इसलिए दिल्ली में सर्दी के साथ मुख्तलिफ हलकों में गैर मामूली सरगर्मियों की हलचल एक ख़ास हरारत पैदा कर देती है। ऐसे ही एक हलचल का नाम जश्न रेख्ता है। जी हाँ, दुनिया में उर्दू का सबसे बड़ा फेस्टिवल, 3 रोज़ा सालाना फेस्टिवल, जिसे अब रंगों और रौनक के सबब जाना पहचाना जाता है। अगर ये कहा जाए कि जश्न रेख्ता इस वक्त मुल्क में उर्दू का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब जश्न रेख्ता सिर्फ एक जश्न नहीं, एक जुनून है, एक दीवानगी है, एक ज़िंदगी है। खिले हुए चेहरों का आसमान है, मुस्कुराहट की कायनात है, रोशनी का समंदर और मतवालों का मिलन है। बिलाशुबा जश्न रेख्ता अहले उर्दू के लिए किसी सौगात से कम नहीं, लेकिन बात अब बहुत आगे जा चुकी है और इस प्लेटफॉर्म पर जहां लोग उर्दू और उर्दू के ताल्लुक़ से हर कोशिश की तालियां बजाकर तारीफ़ करते हैं, वहीं कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो उस पर तनकीद भी करती हैं। ऐसी ही एक मुद्दा है जो इससे साथ जुड़ गया है, वो है उर्दू स्क्रिप्ट यानी रस्मुल ख़त का। अब मसला ये है कि एक तबका ऐसा है जिसका कहना है कि रेख्ता में जो कुछ हो रहा है उससे उर्दू स्क्रिप्ट को नुकसान पहुंच रहा है। अब इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना है, ये इसका तो फ़ैसला फौरी तौर पर नहीं कर सकते, लेकिन अपनी अपनी राय है, अपना अपना ख्याल है। इसलिए इस पे सोशल मीडिया से लेके अखबारात तक इस पे बहस चलती है। इस मौजू पर आज हम बात करेंगे और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ 2 ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जिनमें एक मासूम मर्दबादी साहब हैं, सीनियर उर्दू सहाफ़ी और ख़बरदार जदीद के एडिटर। दूसरा नाम है साकिब सलीम साहब का, नौजवान तारीख़दां। वो इस मुद्दे पे हमसे बात करेंगे। मासूम साहब, आपका खैर मकदम है आवाज़ दी वॉइस में। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आप इस जश्न रेख्ता को और उससे जुड़ी हुई इस बहस को किस नज़रिए से देखते हैं कि उर्दू को क्या सिर्फ स्क्रिप्ट की बुनियाद पे ही मकबूलियत मिल सकती है, या उसको ज़िंदा रखा जा सकता है, या किसी न किसी पहलू से ये उर्दू को फ़ायदा पहुँचा रहा है? देखिए, मैं पहली बात तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम एक जमहूरी समाज में रहते हैं जहाँ हर मसले पर, हर इशू पर 2 राय होती है। एक राय उसके फेवर में होती है, एक उसके ख़िलाफ़ होती है। तो बजाय इसके कि हम उसके फेवर की राय का या उसके ख़िलाफ़ राय का, हम एक बैलेंस व्यू लेकर के चलें और ये देखें कि वाकई जो कुछ इल्ज़ामात रेख्ता पर लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। आदमी के दिल का हाल तो हम नहीं बता सकते हैं कि उसके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है। जो कुछ सामने से नज़र आता है उससे ऐसा लगता है कि उर्दू के नाम पर जो कुछ जश्न हो रहा है उससे एक ऐसी ज़बान जिसके बारे में लोगों का ख्याल ये है कि वो दम तोड़ रही है, उसमें एक नई ज़िंदगी और एक नई हरारत महसूस होती है। अब मुझे याद है 90s के एंड में एक साहब थे यहाँ दिल्ली में, इनका नाम था अली सिद्दीकी। वो हैदराबाद के रहने वाले थे और उन्होंने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का एक सिलसिला शुरू किया था। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने उर्दू वाले और इतने बड़े बड़े लोगों को कभी नहीं देखा एक जगह। वो जो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस होती थी हर साल, जिसमें दिलीप कुमार से लेकर के और तमाम निचली सतह के जितने लोग हैं और पाकिस्तान से तमाम शायरों की और अदीबों की एक टीम आती थी और हम वहाँ जाते थे, मुशायरे सुनते थे और लुत्फ़अंदोज़ होते थे। उस ज़माने में मैंने कई लोगों से इंटरव्यूज़ किए, जैसे इफ्तिखार आरिफ, हबीब जालिब, अहमद फराज, इनके इंटरव्यूज़ किए मैंने। जितने भी लोग वहाँ आते थे, परवीन शाकिर से भी मैं इंटरव्यू करना चाहता था, लेकिन वो चूँकि सरकारी मुलाजिम थी, उन्होंने मुझसे माजरत की। तो उसके बाद अली सिद्दीकी का जो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस थी और उसमें जो कुछ उन्होंने किया, उससे उर्दू वालों को बड़ी तक़वियत हासिल होती थी और बड़ा एक समा बनता था। कुछ हुकूमत का भी उनके ऊपर हाथ था। तो उस वक्त नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और वो भी चूँकि हैदराबाद के थे, तो हुकूमत की मदद से उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ किया। उसके बाद गुज़िश्ता 8 साल से जो कुछ
जश्न रेख्ता में देखने को मिल रहा है, उससे उर्दू वालों को ये देख कर के खुशी होती है कि इतने लोग जो उर्दू का स्क्रिप्ट नहीं जानते हैं, सिर्फ उनका ताल्लुक़ समाज से, वो अशार से, गज़लों से, नज़मों से महसूस होते हैं और उर्दू पढ़ने की कोशिश करते हैं, स्क्रिप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। रेख्ता का भी ये दावा है कि तकरीबन 1 लाख लोग उसके ज़रिए से उर्दू स्क्रिप्ट सीख रहे हैं। ये तो इसका एक पहलू है। और लेकिन दूसरा पहलू इसका ये है कि हम जब इस पर तनकीद करते हैं रेख्ता पे, तो हमें ये देखना चाहिए कि रेख्ता का जो ये क्राउड है, ये कहाँ से पैदा हुआ है। ये जो लाखों लोग हैं जो दीवानों की तरह से वहाँ जमा होते हैं, ये कैसे आए? मैं ये मानता हूँ कि ये क्राउड रेख्ता ने ख़ुद पैदा किया, सोशल मीडिया के ज़रिए पैदा किया हो या और दूसरे ज़राए के ज़रिए से पैदा किया हो, ये उनकी अपनी पैदावार है। इसके बरक्स जब मैं उर्दू के किसी प्रोग्राम में, गालिब एकेडमी में, उर्दू घर में, अंजुमन तरक्की उर्दू में या ऐवान गालिब में शरीक होता हूँ, तो मुझे ये देख के बड़ा अफसोस होता है कि जितने आम तौर पे ये होने लगा है अब कि जितने लोग स्टेज पे होते हैं उतने ही नीचे बैठे होते हैं। वो खालिस उर्दू का प्रोग्राम होता है, उसमें कहीं स्क्रिप्ट का मसला नहीं होता कि भाई किसी और दूसरे स्क्रिप्ट में हो रहा है, वो तो उर्दू स्क्रिप्ट में होता है। दूसरी बात यह है कि आज उर्दू किताबों की जो सूरत हाल है, जो उर्दू किताबें शाये हो रही हैं और उनकी इशाअत हो रही है, किसी ज़माने में मैं चूँकि थोड़ा सा पब्लिशिंग इंडस्ट्री से भी वाबस्ता रहा हूँ, तो किसी ज़माने में उर्दू की किताब 1100 छपती थी, उसके बाद वो 500 छपने लगी, फिर 300, 200 और अब 100 छपती है। और उसमें से 100 में से भी बेशतर किताबें जो हैं वो मुफ्तखोरों की नज़र हो जाती हैं। तो हमें ये ज़रूर देखिए, मैं कोई रेख्ता का ना तो मैं उसका मुलाजिम हूँ, ना मैं उसके के लिए कोई काम करता हूँ, लेकिन मुझे ये देख कर के अच्छा लगता है कि उर्दू के नाम पे इतने लोग जमा हो रहे हैं और उर्दू ज़बान को सीख रहे हैं, उसका स्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। उसके मुकाबले हमारी जो कोशिशें हैं वो बड़ी हक़ीर हैं। वो क्यों हैं हक़ीर? एक इदारा है यहाँ दिल्ली में जो बहुत कुछ कर सकता है उर्दू के लिए, लेकिन नहीं करते हैं लोग। वो आराम की ज़िंदगी बसर करते हैं, सुबह को दफ्तर आते हैं और चाय पीते हैं दफ्तर में और खाना खाते हैं और शाम को घर चले जाते हैं। उनका कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं आता है। तो हम खुद क्या कर रहे हैं? हमें अपने गिरेबान में मुंह डाल करके देखना चाहिए। रेख्ता को छोड़ दीजिए, रेख्ता जो कुछ कर रहा है वो अपने खर्चे से कर रहा है। बिल्कुल। हम उर्दू के लिए क्या खर्चा कर रहे हैं, हम उर्दू के लिए क्या कुर्बानी दे रहे हैं? एक बड़ा मसला ये पैदा हो गया है कि उर्दू के जो अदीब हैं, जो शायर हैं, जो असातिज़ा हैं, वो अपनी शख्सियत की तामीर में लगे हुए हैं। इतने मोटे मोटे ज़ख़ीम नंबर लोगों पे शाया हो रहा है एक एक आदमी पर। नए लिखने वाले पीछे रह जाते हैं इसमें। हाँ, तो अब वो खुद अपनी ही शख्सियत को तामीर कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो अदब की खिदमत करें, उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में हिस्सा लें। लाखों रुपए की तनख्वाहें हैं उनकी जामियात में, दानिशगाहों में, लेकिन वो पता चला एक साहब जो हैं उनके ऊपर कई PhD हो गई हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये काम नहीं है हमारा। तो एक तरह से रेख्ता ने उर्दू को एक नए अंदाज में सामने पेश किया है। ऐसी उनका मतलब साकिब साहब, रेख्ता की कोशिश शायद मेरी नज़र में ये है कि ऐसे लोग जो उर्दू स्क्रिप्ट से वाकिफ़ नहीं हैं उनको राग़िब करने की कोशिश ज़्यादा है जी, कि बहुत से काम जो कि उर्दू वालों को करने चाहिए थे वो नहीं हुए। इसमें ख़ास बात ये भी नहीं है कि सर्राफ साहब ने एक काम किया जिसे रेख्ता कहते हैं। पहले एक वेबसाइट बनी, फिर उसके बाद जश्न रेख्ता पूरा प्रोग्राम किया गया। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये भी है कि इंटरनेट का दौर है, एक नई टेक्नोलॉजी दुनिया में आई। जैसे किसी ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस आई थी, उसके बाद नवल किशोर साहब आए थे, उनका हम एक रेवोल्यूशनरी रोल मानते हैं। वैसे ही एक ज़माने में इंटरनेट आया, उसका इस्तेमाल कब शुरू हुआ, हम उस तरीके से अगर इसे देखें, ये एक रेवोल्यूशन है, ये एक इनकलाब है। और ये पहली कोशिश नहीं थी, इससे पहले उर्दू पोइट्री.com आई थी जो कि अंग्रेज़ी रस्मुल ख़त में उर्दू की शायरी को सिर्फ सामने रखती थी। उसके अलावा और भी ऐसी कोशिश हुई, लेकिन रेख्ता उससे बड़े पैमाने पर हुआ।
इसमें ख़ास चीज़ ये हुई कि किताबों को स्कैन कर कर ई बुक लाइब्रेरी बनाई गई, जिसमें कि शायद इतनी इसकी ख़ास बात यह है कि ख़ुद हम जब कुछ लिखते हैं पढ़ते हैं तो कुछ किताब जो कि हिंदुस्तान में भी मौजूद नहीं है या किसी ऐसी लाइब्रेरी में है हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, हम उस किताब को वहाँ पढ़ पा रहे हैं। उससे बड़ी बात जो है रस्मुल ख़त ज़बान का हिस्सा है, लेकिन ज़बान उससे कहीं आगे होती है। लोग जो बोलते हैं अगर वो लिखना नहीं जानते तो क्या वो ज़बान नहीं बोलते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो और ये जो चीज़ हुई है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि उस रस्मुल ख़त के बिना, जैसे अंग्रेज़ी में या नागरी की रस्मुल ख़त में उसे पढ़ रहे हैं, वो उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं कई बार, और कई बार वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ख़ुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कि ऐसी वेबसाइट्स या सोशल मीडिया पर शेर पढ़े और एक शेर पढ़ा, उससे वो इम्प्रेस हुए, फिर उस शायर के बारे में जानने की कोशिश करी, फिर उस शायर से इम्प्रेस हो गए, फिर उन्होंने सोचा कि इसकी ओरिजिनल को पढ़ना है क्योंकि उसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ गज़ल ही उन्हें मिली जो कि अंग्रेज़ी रस्मुल ख़त में थी, और उन्होंने सीखा है। मैं ख़ुद ऐसे इंसान को जानता हूँ, ऐसे 2-3 इंसानों को जानता हूँ जिन्होंने कि उर्दू रस्मुल ख़त इसलिए सीख ली क्योंकि वो किसी से इम्प्रेस हो गए और रेख्ता या ऐसी ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हुआ, और भी कई प्लेटफॉर्म हैं। और इसका असर कहाँ तक है इसका आप इससे अंदाज़ा लगाएं। अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, आप फेसबुक पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, कुछ लोग जो कि पाकिस्तान में लिख रहे हैं, जैसे कुछ नाम मैं लूँगा, अली ज़रियून, तहज़ीब हाफ़ी, आप देखें ये जो यंग लोग हैं ये वहाँ पर जब सोशल मीडिया पर अपनी गज़ल डालते हैं तो साथ में देवनागरी में भी डालते हैं। कई बार आप सोचेंगे कि पाकिस्तान का एक आदमी देवनागरी में क्यों डाल रहा है, क्योंकि एक पूरा मार्केट क्रिएट हो गया है जो नागरी में पढ़ना चाह रहा है। तो ये एक अब मसला ये है, लोग ये कहते हैं मसला यहाँ पर आ रहा है कि क्या रस्मुल ख़त ख़त्म हो रही है। ऐसा नहीं है कि रस्मुल ख़त ख़त्म हो रही है। जितने लोग पहले उस रस्मुल ख़त को सीख रहे थे वो आज भी सीख रहे हैं, और जैसा मैंने कहा कि ऐसा होता है कि अगर 100 लोग नागरी में पढ़ते हैं तो 1-2 को ये लगता है कि ओरिजिनल किताब भी पढ़नी है, तो 1-2 फालतू सीख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक फ़ायदा है, और ये दुनिया का तरीका रहा है। ज़बान बोलने की होती है, बोली का नाम ज़बान होता है, मेरा अपना यही मानना है। बाकी मासूम साहब इस पर ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे कि ज़बान बोली होती है, रस्मुल ख़त उसका एक हिस्सा होता है, और वो जो बोली की ज़बान है वो लोगों तक जा रही है। अहम चीज़ यही है, अहम चीज़। जैसे रेख्ता में मैंने एक चीज़ देखी मासूम साहब कि एक कैलीग्राफर बैठे हुए थे, वो कैलीग्राफी कर रहे थे, बहुत कलरफुल कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आज तक खत्ताती मैंने देखी तो वो ब्लैक एंड वाइट ही देखी है। तो उन्होंने कहा कि जी हमने इसको कलर डाल दिया, इसमें रंग डाले, तो जो पहले देख के गुजर जाते थे अब वो रुकते हैं। अब वो कैलीग्राफी में पंजाबी में भी कर रहे थे, हिंदी में भी कर रहे थे, उर्दू में भी कर रहे थे और इंग्लिश में भी कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि इसे ईरानी टच कहते हैं, और इसके पेन जो उसके लिए ख़त जो कैलीग्राफी के लिए जो पेन इस्तेमाल कर रहे थे वो भी ईरानी थे। तो उन्होंने कहा कि जब से मैंने खत्ताती में ये रंग इस्तेमाल किए हैं लोग अट्रैक्ट हो गए इसकी तरफ, और उन्होंने कहीं ना कहीं एक कशिश बन गई वो। तो बोले कि उससे ही फ़ायदा होता है, लोग आगे पूछते हैं, अब वो पेन का सेट लेके जाते हैं, और फिर वो जैसे कि रेख्ता में एक फंक्शन भी हुआ उसमें कैलीग्राफी सिखाई जा रही थी। तो ये कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि जश्न रेख्ता का प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जहाँ संजू शराफ ने उर्दू में ऐसा रंग भरने की कोशिश की है कि जो अब तक उसकी तरफ मुतवज्जह नहीं हो रहा था वो भी खिंचा चलाया उसकी तरफ। तो यही एक प्लेटफॉर्म ऐसा लगता है रंगीन बनाई इन्होंने, एक शाम को एक खूबसूरती दी है उसको, उसमें एक भरपूर पैकेज दिया है। क्योंकि आज के दौर में मार्केटिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप क्रिकेट मैच देखने जाते हैं तो वहाँ भी लाइट एंड साउंड और म्यूज़िक सब कुछ है, वो पैकेज दे रहे हैं, वहाँ म्यूज़िक भी हो रही है, गाने भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो लोग एंजॉय करते हैं। तो वही एक प्लेटफॉर्म इन्होंने मेरे ख्याल में दिया है। क्योंकि आपको लगता है कि ये जो उर्दू में जो कलर पैदा करने की कोशिश की है कहीं ना कहीं राग़िब करेगी? देखिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपने कहा ये जो दौर है ना एक ग्लैमराइज चीज़ों को करने का दौर है। बहुत सारे आमतौर पर ये होता है जब नस्लें बदलती हैं ना तो एक नस्ल का मीडियम दूसरा होता है, जो नई जदीद नस्ल है उसका जदीद मीडियम होता है। वो जो चीज़ों को इख्तियार करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। तो हर चीज़ में एक रानाई और नुदरत
ये वक्त का एक तकाजा भी है। वो जो हिंदी की एक कहावत है कि परिवर्तन धरती का नियम है, तो तब्दीली आती है। आज कपड़ों को देखिए आप, जो लोग कपड़े पहनते हैं, एक फैशनेबल कपड़े पहनने वालों को देखिए और फिर नए नए अंदाज के कपड़े देखिए, ख़ास तौर से वो बिल्कुल बदल गया है। हम तो जब बचपन में जो कपड़े पहना करते थे, आज सोच नहीं सकते कि वो हम पहन के कहीं बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि वो एक आपसे 50-60 साल पहले का दौर और आज का दौर जो है उसमें रंगीनी और रानाई ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है। इसी तरह से ये सिर्फ कपड़ों तक नहीं है, खाने में भी देखिए आप, ये जो फास्ट फूड है ये क्या है? आदमी रोटी खाते खाते थक गया तो उसने कहा कि ये पिज़्ज़ा खा लो, चाउमीन खा लो, ये खा लो, वो खा लो, तो वो अगरचे वो सेहत को इंसान की कहाँ ले जा रहे हैं ये अलग मसला है, लेकिन इंसान नई चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब उन्होंने कैलीग्राफी, हमने जब कैलीग्राफी सीखी तो हम कलम से, लकड़ी के कलम से सीखते थे, पहले तख्ती पे लिखना शुरू किया, फिर जब हम गालिब अकेडमी में खलीक टोंकी साहब के पास आए तो फिर कलम से हमने लिखना शुरू किया और फिर सारे खतूत सीखे। तो उस वक्त तो काली स्याही होती थी, कभी कपड़ों में गिर जाती थी तो साफ भी नहीं होते थे वो। अब वो उस वक्त दौर था फ़न को हासिल करने का। आज चूँकि फ़न को समझने वाले नहीं हैं, मैं देख रहा था कि जो कुछ यहाँ कैलीग्राफी हो रही है वो मैं इसको रिवायती कैलीग्राफी नहीं कह सकता हूँ। ये तो एक, चूँकि तवज्जो फ़न के ऊपर नहीं है, तवज्जो रंग के ऊपर है। तवज्जो अगर फ़न पे होगी ना तो उसमें वो वही पकड़ सकता है जो फ़न को जानता है कि कितनी अलिफ कितने कद का है, शीन में कितनी कशिश होनी चाहिए। ये सब चीज़ें बुनियादी चीज़ें हैं। हम तो चीज़ों को जब देखेंगे तो अपने नज़रिए से देखेंगे कि इसमें कितना फ़न है। अब ये देखिए ऐन शीन काफ लिखा है, तीनों गलत लिखे हुए हैं, इश्क लिखा हुआ है। हाँ, इश्क तो अपने आप में एक गलत चीज़ है, अगर आप इसे कहें तो उसने लिखा भी गलत है उसको। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ज़माना बहुत बदल गया है और हर चीज़ जो है वो ग्लैमराइज हो गई है। तो इसलिए अगर एक शख्स उर्दू ज़बान को ग्लैमराइज करके कुछ गेन कर रहा है तो ये उसकी, देखिए ये सार्फियत का भी ज़माना है। बिल्कुल, आप किसी चीज़, एक चीज़ जिसको आप मुर्दार करार देते हैं, उसने उसे अपने हक़ में ज़िंदा कर लिया, तो ये उसका दिमाग है ना। बिल्कुल दिमाग, ये हम क्यों नहीं कर सके ये काम? अच्छा, ये जो चीज़ ये कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ जश्न रेख्ता हो रहा है, जश्न रेख्ता तो एक प्रमोशन का रास्ता है। अब देखिए जो किताबें उन्होंने, संजीव शराफ ने बताया प्रोग्राम में कि अब तक 3 लाख किताबों को स्कैन कर चुके हैं। जी। तो जो सॉलिड काम हो रहा है हमने उसको ध्यान नहीं दिया, हम सिर्फ स्क्रिप्ट के ऊपर उलझ के रह गए कि स्क्रिप्ट नहीं है उर्दू की, कम है, जैसा भी है। तो कहीं ना कहीं जो पीछे जो काम हो रहा है, रेख्ता की वेबसाइट पर 2 करोड़ लोगों ने विजिट किया पिछले साल। तो और आप ने गूगल पे जब सर्च करते हैं उर्दू का कोई भी लफ्ज़ डालिए तो सर्च में जो पहला वेबसाइट ऊपर खुल के आती है वो रेख्ता होती है। तो इसका मतलब ये कि सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, तो सर्च में ऊपर आ रही है। तो कहीं कहीं जो सॉलिड काम किया है इसमें साकिब साहब, तो उसको तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वही मैंने शुरुआत यहीं से की थी कि किताबें स्कैन हुई हैं, ऐसी किताबें जो कि आम तौर पर आपको नहीं मिलती हैं, आपके आसपास की लाइब्रेरी में नहीं होती हैं। जैसे कि मैं नाम लूँगा, सैयद मुमताज़ की एक किताब है हुकूक़-ए-निस्वा, तो 1898 में छपी, 1000 कॉपियाँ छपी थी, कुछ कापियाँ तो ऐसे ही ख़त्म हो गई। लाहौर की किसी लाइब्रेरी में शायद वो मौजूद है और वो कहीं भी नहीं मिल रही थी। मतलब उसके बारे में लिखा है, कुछ लोगों ने, कुछ हिस्टोरियंस ने उसकी बात की थी, हमने JNU में उसके बारे में प्रोफेसर तनिका सरकार से पढ़ा था। वो किताब हमें रेख्ता पर जाकर मिल गई, 1898 में किताब छपी, फिर आउट ऑफ प्रिंट, और हमने उस पर लिखा भी। रिसर्च वालों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप खुद सोचें कि जो शेख अब्दुल्ला जब अपना अलीगढ़ मूवमेंट में जब विमेंस कॉलेज बना रहे हैं तो उन्होंने जो मैगज़ीन निकाली, वो मैगज़ीन आपको रेख्ता पर मिलती है, कहीं और नहीं मिलती है। मतलब आपको वो मिलेंगे ही नहीं, वो सारे एडिशन वो आपको वहाँ पर मिल रहे हैं। तो कितना आसान है अगर आप उस हिसाब से देखें, उस नज़रिए से देखें जैसे एक रिसर्चर देखता है। दूसरी बात कि उसके लिए तो आपको उर्दू ही सीखनी पड़ेगी, अब वो उन्होंने ट्रांसलेट नहीं किया है। और अगर ट्रांसलेट करने की बात है तो ट्रांसलेट तो गूगल लेंस भी कर देता है, तो वो एक ख़ास चीज़ है। और फिर से एक चीज़, मतलब मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि जो क्लासिकल अदब है या उसके जो तरीक़े हैं वो ख़त्म हो रहे हैं।
मेरा अभी भी कहना है कि पहले आप बताइए कि क्या लिटरेसी रेट क्या था, 1-2%, 3%, 4%। हम जिसे गोल्डन पीरियड कहते हैं उर्दू का, तो पूरी आबादी के 2% लोग, 3% लोग पढ़ना जानते थे। ग्रेजुएट जो है वो पॉइंट समथिंग परसेंटेज होती थी। अब इतने लोग, अगर मैं आपसे कहूँ, आप खुद बैठकर अब जाकर सर्वे कर लीजिए, तो अब जो आपकी उर्दू की भी जो पढ़ने वाले लोगों की जो तादाद है वो इससे बड़ी होगी, वो पक्का इससे बड़ी हो गई है। आप उसे एक अवाम के तौर पर देखना चाहते हैं कि मतलब आम लोग क्या कर रहे हैं। आम लोग तो पहले भी नहीं पढ़ते थे, ठीक है, तो वो नंबर तो आज भी बरकरार है। बात यह है कि वो अवाम तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और अवाम तक पहुंचने का कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, इस पर तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कही है। किसी ने परवीन शाकिर के बारे में उन्हें ख़त में ये लिखा था कि मेरी दुआ है कि आप लोगों की अवाम की चहेती शायरा ना बने कभी। तो अब ये अपने आप में एक सवाल है कि अवाम जिस चीज़ को पसंद करती है वो क्लासिकल कितना माना जाता है। तो ये तो हमेशा से एक बहस छिड़ी रही है कि अवाम जिस चीज़ को पसंद करती है, तो अवाम को पसंद करने के लिए जश्न रेख्ता है, वो क्लासिकी के लिए है ही नहीं। क्लासिकी के लिए अलग चीज़ें जो आप कह रहे हैं कि ठोस काम है, कि क्लासिकी वाले लोग तो किताब पढ़ेंगे, क्लासिकी वाले लोग वहाँ पे खड़े होके एक शेर नहीं सुनेंगे, वो पूरा दीवान उठा कर लाएंगे, वो उसे पढ़ेंगे, वो एक अलग तरीके की महफिल होगी, वो मुशायरे में बैठकर वाह वाह नहीं कर रहे होंगे। तो वो एक अलग तरीके की दुनिया है, वो दुनिया हमेशा से रही है और वो रहेगी। जैसे उर्दू में मुमताज़ नक़ाद हैं हक़ानी अल-क़ासमी, उन्होंने अपने फेसबुक की पोस्ट पे लिखा कि इतनी हैरत हुई कि जिन लोगों के पैर ज़मीन में नहीं पड़ते थे वो ज़मीन में बैठे हुए थे। मतलब ये उन्होंने जो लोगों को देखा रेख्ता में लोग ज़मीन में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने उनका ये बड़ा गज़ब का ऑब्जर्वेशन था कि जिन लोगों के पैर ज़मीन में नहीं पड़ते थे वो ज़मीन में बैठे हुए। तो ये रेख्ता की बहुत बड़ी खूबी थी, मेरे ख्याल में ये खासियत है उसकी कि उसने हर उम्र के, हर एज के, हर तबके के लोगों को इकट्ठा कर दिया। और जो आता है वो ज़ाहिर बात है, जैसे आपने कहा कि जब वो आएगा, जब वो शायरी सीखेगा, सुनेगा, तो उसे पसंद आएगी, तो वो उर्दू की तरफ राग़िब हो जाएगा, या फिर वो स्क्रिप्ट भी सीखेगा, सीखने का शौक़ है। तो आप मानते हैं मासूम साहब कि कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट की अहमियत क्या है? मतलब इस जश्न रेख्ता के प्लेटफॉर्म पे क्या वाकई स्क्रिप्ट कम है या इसका कोई तवाज़ुन करना चाहिए इसमें? देखिए, मैं आपसे एक बात ये बताना चाहता हूँ कि स्क्रिप्ट का मामला वहाँ पैदा होता है, रेख्ता में जो ऑडियंस है वो उर्दू स्क्रिप्ट नहीं जानता, ठीक है। अब 500 रुपये का टिकट लेकर के अगर वो ये देखता रहे कि क्या लिखा हुआ है, तो उसे लगेगा ये तो जेब कट गई मेरी। अगर उसने गालिब का कोई शेर देवनागरी में या रोमन में लिखा है तो उसमें क्या ख़राबी है, ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। मैंने जैसे आपका ये सार्फियत का दौर है, जब तक आप उस सारिफ की ज़रूरत को पूरा नहीं करेंगे वो आपसे अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, वो उर्दू ज़बान से इश्क करता है लेकिन वो उर्दू का स्क्रिप्ट नहीं जानता, तो आपको उसे अपने करीब लाने के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। जैसे इन्होंने एक बात अभी कही कि आपको जो, जैसे लाहौर की किसी किताब का नाम लिया, मैं आपको बताऊं, अभी मैं किताब लिख रहा था तो मुझे किसी शख्स के बारे में कुछ मालूमात चाहिए थी। मैंने कई लाइब्रेरियों का रुख किया, कुछ पता नहीं चला। एक दिन बैठे बैठे मैंने इसी रेख्ता की वेबसाइट पे वो नाम टाइप कर दिया, उसकी एक किताब निकल आई। बिल्कुल अननोन आदमी, मुरादाबाद शहर का रहने वाला एक आदमी ऐसा था, उसका कभी मजमूआ कलाम छपा होगा 50 साल पहले, वो मौजूद था। मुझे हैरत हुई कि बताइए इनकी क्या अप्रोच है, कहाँ तक ये चीज़ें ला रहे हैं जमा करके। अभी एक वो सहाफ़ी थे शमीम फैज़ी, जो उसका हयात के एडिटर थे, उनकी के बारे में कुछ एक किताब छप रही है। तो मेरे पास एक फ़ोन आया कि आप उस पर कुछ लिख दीजिए। तो मैंने कहा मुझे हयात के कुछ परिचय चाहिए लिखने के लिए उनकी तहरीरों को। तो वो कहेंगे वो तो नहीं है हमारे पास। मैंने शमीम फैज़ी का नाम टाइप किया रेख्ता पे, हयात के मुझे 20 पर्चे मिल गए वहाँ पर। बताइए अब आप इसको क्या कहेंगे? भाई ये जो जिसकी खूबी है, जो जिसका टैलेंट है और जो जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। मुझे कोई शेर, मैं जब शेर के बारे में किसी मौजू में शेर तलाश करता हूँ तो 50 शेर नज़र आते हैं, अगरचे उसमें कुछ गलत भी होते हैं। तो गलती तो इंसान से होती है, गलती से नहीं बच सकते आप। जैसे अभी अनवर मौज़म साहब का इंतकाल हुआ, मैंने उस पर एक पोस्ट लिखी, मेरा उनसे ताल्लुक़ था। तो
रेख्ता की वेबसाइट पे लिखा था कि वो औरंगाबाद बिहार में पैदा हुए थे। अब मैंने रेख्ता से लेकर के वही लिख दिया कि उनकी पैदाइश वहाँ हुई थी। मुझे हैदराबाद से किसी ने फ़ोन किया कि वो औरंगाबाद बिहार वाला नहीं है, महाराष्ट्र वाला है। तो फिर मैंने रेख्ता को कहा कि आप ठीक कीजिए इसको, तो उन्होंने ठीक किया। देखिए, जब आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं उसमें तो गलती तो होनी है, गलती से आप मुबर्रा नहीं है। लेकिन जहाँ तक रस्मुल ख़त की बात है, मैं आपसे ये ज़रूर कहता हूँ कि रस्मुल ख़त की जो पामाली है वो सिर्फ रेख्ता की सतह पर नहीं है। मैं अभी तीन साल पहले पटना में था, वो उर्दू डायरेक्टरेट का एक प्रोग्राम था बहुत बड़ा, उसमें उन्होंने मुझे बुलाया था, उर्दू सहाफ़त पर एक सेशन रखा था, फिर शाम को एक मुशायरा था हमारे सेशन के बाद, तो उन्होंने पीछे हमें बिठा दिया। अब नौजवान शायर और शायरात वहाँ आ रहे थे। भाई साहब 90% लोग जो थे वो उर्दू में लिख करके नहीं ला रहे थे, वो सब उर्दू वाले थे, जो सो कॉल्ड मुसलमान जो कहलाते हैं, वो सब देवनागरी में और रोमन में लिख के ला रहे थे। अब इसे क्या कहेंगे आप? और उनको खूब दाद मिल रही थी। मैंने तो बाद में जब सदारती तकरीर हुई तो मैंने कहा देखिए ऐसा है कि आपका रस्मुल ख़त ख़तरे में है। और क्यों ख़तरे में है? क्योंकि ख़ुद हमारी तवज्जो इसकी तरफ नहीं है। रस्मुल ख़त जो है किसी भी ज़बान की रूह होती है, जैसे जिस्म होते हैं ज़बान। अगर आप बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो किसी दूसरी ज़बान में आप लिख ही नहीं सकते हैं। अब निशातुस्सानिया एक लफ्ज़ है, आप कैसे लिखेंगे उसे मुझे बताइए, या उसका मफ़हूम कैसे अदा होगा? निशातुस्सानिया जिस तरह से लिखा जाता है उसमें अरबी की टेक्निक है, वो उसे रोमन में और आप देवनागरी में कैसे लिख सकते हैं, ना उसका तर्जुमा बयान कर सकते हैं। क्योंकि ज़बान की अपनी नज़ाकतें होती हैं, उसके अपने तकाज़े होते हैं, उसकी अपनी हर चीज़ की एक अहमियत होती है। तो इसलिए मैं आज अभी भी ये कहता हूँ कि रस्मुल ख़त को बचाने की ज़िम्मेदारी हमारी है। मैं उत्तर प्रदेश में ये भी जानते होंगे इस चीज़ को, आप कब्रिस्तानों में चले जाइए, उनके कदमे देख लीजिए आप, कितने उर्दू में लिखे होते हैं। वहाँ कौन आ गया? वहाँ तो संजीव सराफ नहीं आया ना, बिल्कुल, वहाँ तो आप ही हैं। अब मस्जिदों में भी यही हो रहा है। मस्जिदों में जो टाइम टेबल है वो दूसरे स्क्रिप्ट में लिखा जा रहा है, चूँकि लोग जानने वाले नहीं हैं। मैं मुरादाबाद जाता हूँ कभी कभी, पहले मुझे उर्दू के अखबार नज़र आते थे लोगों के घरों के अंदर, अब पता चला कोई अखबार ही नहीं है। पहले तो देखिए एक सवाल क्या हो रहा है, जब से ये मोबाइल आया है लोगों ने मुताले की तरफ और अखबार की तरफ तवज्जो लोगों की कम हो गई है। मेरा भतीजा है एक, जो 3 अखबार मंगाता था, उर्दू का, हिंदी का, अंग्रेज़ी का। अब मैं उस दिन उसके घर गया, मैंने बेटे अखबार कहाँ है? बोले चाचा सब चीज़ें तो मोबाइल पे आ जाती हैं, अखबार मंगा के क्या करें? तो जो बहुत तशवीशनाक बात है ये, कहीं ना कहीं हम खुद इससे जिम्मेदार हो रहे हैं। मतलब हमें देखिए, आप तनकीद करना बहुत आसान है और गालियाँ आप किसी को भी दे सकते हैं। डेमोक्रेसी में गालियाँ बकना भी जायज़ है, बिल्कुल, लेकिन गिरेबान में नहीं झांक रहे। हम खुद क्या करें? हमारे बच्चे कितने उर्दू पढ़ते हैं? मैं आपको बताऊं, मेरे अब से 20-25 साल पुरानी बात बताता हूं। मेरे बच्चे एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे और उसमें 90% बच्चे तो थे वो उर्दू बैकग्राउंड के थे उस स्कूल के अंदर। तो इतनी मोटी मोटी उसकी फ़ीस थी। मैंने उसकी प्रिंसिपल से एक दिन मैं मिला, मैंने कहा आप बच्चों को उर्दू क्यों नहीं पढ़ाती हैं, क्योंकि ये सारे बच्चे उर्दू बैकग्राउंड के हैं। तो उसने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा, कहने लगे आप पहले आदमी हैं जो उर्दू पढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं कहा। अगर हमसे कहा जाता तो हम उर्दू टीचर अपॉइंट करते। यानी आप हज़ारों रुपए की फ़ीस दे करके भी उसका मुआवजा नहीं वसूल कर पा रहे हैं। तो ये बेहिसी किसकी है? बेशक इसमें कहीं ना कहीं हमारी है ना। हाँ, जैसा कि आज हमने इस मौजू पे कि जश्न रेख्ता, ख़ास तौर से जश्न रेख्ता कि ये उर्दू स्क्रिप्ट के ताल्लुक़ से जो बहस थी उससे बात की। एक बात तो वाज़ह है कि जश्न रेख्ता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उर्दू के लिए ऐसे लोगों को राग़िब कर रहा है जो उर्दू वाले नहीं हैं। वो सुन के वो एक नई ताकत, एक नया ग्राउंड पैदा कर रहा है उर्दू के लिए। वो लोग, वो नई नस्ल, उसमें चाहे वो नई नस्ल हो, जब वो उर्दू सुनते हैं तो वो फिर उसकी तरफ राग़िब होते हैं, वो सीखने की कोशिश करते हैं। तो सिर्फ रस्मुल ख़त की बहस में उलझना मेरे ख़्याल में और हम सब के ख़्याल में दुरुस्त नहीं होगा। रस्मुल ख़त को अगर बचाना है तो हमें सबसे पहले अपने घरों से ही कोशिश शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि ख़ुद हमारे बच्चे
बड़े मतलब खुद मैं भी ये बात शर्मिंदगी से कह रहा हूँ कि खुद हमारे बच्चे उर्दू रस्मुल ख़त से वाकिफ़ नहीं हैं, और अगर हैं भी तो वो उर्दू लिखने के काबिल नहीं है। तो अगर कोई आदमी हमारे घर में खुद उर्दू टूटी फूटी पढ़ रहा है तो ये हमारे लिए अफसोसनाक है कि कम से कम पहले हम अपना घर दुरुस्त करें। रहा सवाल रेख्ता का, तो रेख्ता इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है जिसके बारे में खुद संजीव सराफ ने कहा कि उर्दू की सबसे बड़ी लुगत जो है इस वक्त रेख्ता है। पिछले साल 2 करोड़ लोगों ने उस पर विज़िट किया था। उसके साथ 3 लाख किताबें उर्दू की स्कैन की हुई हैं जो उर्दू रस्मुल ख़त में है, वो हिंदी या रोमन में नहीं है। वो उर्दू वालों के लिए है जो उर्दू रस्मुल ख़त के मद्दाह हैं या उसकी वकालत कर रहे हैं, जो शायद इसी बुनियाद पे जश्न रेख्ता में ना आए हों, और या आए भी होंगे तो शायद वो जाहिर नहीं कर रहे होंगे। बात बिल्कुल वाज़ह है कि हमें एक अच्छी पहल का खैर मकदम करना चाहिए, उसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। और जहाँ तक रस्मुल ख़त का मामला है तो इसको संवारने के लिए या बचाने के लिए, महफूज रखने के लिए हमें ख़ुद कोशिश करनी पड़ेगी। हमें संजू सराफ का या रेख्ता से किसी तरह के मुतालबे नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो काम है, वो जो कर रहे हैं, वो आज के दौर के हिसाब से कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनकी पहल को आप उनकी पहल की आप तारीफ़ कर सकते हैं, और अपनी तरफ से जो आपकी ज़िम्मेदारी है वो आपको ख़ुद पूरी करनी पड़ेगी। उम्मीद है कि इस प्रोग्राम में जो हमने नज़रिया पेश किया आपको पसंद आया होगा। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपनी कीमती राय और वाक़यात और तरह तरह की बातें आपके सामने पेश की उर्दू के ताल्लुक़ से। इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अलविदा।